तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली थी और इसका एक काफ़ी बड़ा कारण था, जिसको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो परफॉर्मेंस थी वो 5.5% की तेज़ी के साथ ज़बरदस्त दिखा था। और इस बीच में बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर भी हमें देखने को मिल रही थी। खबर यह है कि बजाज फाइनेंस ने रेस करने का फैसला कर लिया है 4,505 करोड़ रुपए वाया एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। और इसमें जो कूपन रेट्स हैं उसको कंपनी ने 7.93% और 8% पे सेट किया है। यानी कि इस रेट पे कंपनी 4,505 करोड़ रुपए रेज करने वाली है एनसीडी के थ्रू, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के थ्रू वाया प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। फंड रेस से रिलेटेड ये बजाज फाइनेंस की खबर हमें दिख रही है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छी तेज़ी इसलिए भी देखने को मिला था क्योंकि क्रूड ऑयल हमें क्रैश होता हुआ दिखा था। और क्रूड ऑयल जब क्रैश होता है तो जो कंपनी उसमें बिजनेस करती है उसको तो फ़ायदा होता है, बट जो कंपनी उससे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं करती उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है ये पूरे देश के इकोनॉमी को हिला सकता है। और जब देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो देश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है वो बैंक्स एंड एनबीएफसीज ही होती हैं। और उसमें अगर कोई डिस्ट्रप्शन हमें दिखी तो पूरे देश में ही डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकता है। और पूरे देश से रिलेटेड अगर कोई अच्छी खबर हमें देखने को मिल गई, ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिल गई, तो सबसे पहले अगर कोई खुश होता है तो वो होती है बैंक्स एंड एनबीएफसीज। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो क्रैश हुआ था और उससे पहले भी गिरा था, इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा बाजार भी लगभग 2% की तेज़ी दिखाया था। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और बजाज फाइनेंस के अर्निंग्स को तो आप देख ही सकते हो। पिछले एक साल में अर्निंग्स ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हुई है और उसका भी एक काफ़ी बड़ा कारण था आरबीआई का रेपो रेट। और मान लो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो देश में महंगाई बढ़ेगा और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है। और रेपो रेट का मतलब लोन महंगा। अब लोन महंगा होगा तो हमारी जो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, उनके लोन ग्रोथ स्लो होंगे और उनका लोन ही तो एसेट्स हैं। अगर लोन ग्रोथ स्लो होगा भाई तो उनके अर्निंग्स में तो इम्पैक्ट आएगा। तो इस वजह से जब भी क्रूड ऑयल क्रैश होता है तो बैंक्स, एनबीएफसीज, रिफाइनरिंग कंपनीज, ये सारी कंपनीज खुश होती हैं, क्योंकि इस वजह से रेपो रेट बढ़ने का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाता है। और रेपो रेट अगर कट होगा आगे चलकर तो क्रूड ऑयल के प्राइस के बेसिस पे ही डिसाइड होता है, मतलब क्रूड ऑयल के बेसिस पे नहीं, इन्फ्लेशन के बेसिस पे। बट इन्फ्लेशन डिसाइड होता है क्रूड ऑयल के वॉलेटिलिटी के बेसिस पे, यानी कि उसके प्राइस के अप्स एंड डाउन के बेसिस पे, ठीक है। और बजाज फाइनेंस के ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स देखोगे 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने सेट किया था कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में इनके जो एयूएम है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें 22 से लेकर 24% तक की ग्रोथ दिख सकती है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमें 23 से 25% देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन एसेट्स ये टारगेट कर चल रही हैं 4.3% से लेकर 4.7%। और रिटर्न इन इक्विटी 19% से लेकर 20%। और रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम देखें कंपेयर कर 26 से, तो 26 में 18% था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 19 से 20% जा सकता है 2027 में। और अगर चला जाए 2020 तक, मतलब 19 से 20 तक, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं 2027 के नंबर्स को अच्छा दिखा सकता है। तो ये सारी डेटा को आप नोट कर लो, क्योंकि ये सारी डेटा दिखाता है बजाज फाइनेंस आने वाले कल में अच्छे अर्निंग्स हमें दिखा सकती है। और अच्छे अर्निंग्स अगर दिखाएंगे तो जैसी परफॉर्मेंस हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है वही वैसी परफॉर्मेंस अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों का एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना, क्योंकि डेटा के बेसिस पर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जो कि नेक्स्ट वीक बाजार को हिला सकती है। खबर यह है कि एनएससी की आईपीओ हमें आती हुई दिख सकती है अगले वीक।
क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन IFCI ने 20% की रैली दिखाई थी और फ्रेश 52 वीक हाई भी लगाया था। अब देखो NSE का जो सबसे बड़ा स्टेक है वो इसी कंपनी के पास है, और NSE इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसकी इश्यूज चल रही थी सेबी के साथ। अब वो सारी इश्यूज तो क्लियर हो चुकी हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक ये ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है अपने IPO के लिए, और ऐसा कुछ अगर होगा तो जल्द ही हमें NSE के IPO ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और NSE की IPO अगर आएगी तो पूरे मार्केट में बस ज़रूर मचेगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई, इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। आप ऐसे ही समझ लो ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो अभी एग्जिस्ट नहीं करती स्टॉक मार्केट में, और उसका जब IPO आता तो पूरे इंडिया में इसकी चर्चा होती, रिलायंस का IPO आ रहा है, रिलायंस का IPO आ रहा है। ऐसा ही आप जैसे टेस्ला के जो कंपनी है SpaceX, उसके जो IPO है उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई, दुनिया भर में हुई कि SpaceX का IPO आ रहा है। तो वैसे ही NSE है जो कि पूरे स्टॉक मार्केट में बज़ क्रिएट कर सकता है अपने IPO से। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इसका ड्राफ्ट पेपर फाइल हो सकता है। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ ये है कि वेदांता की जो डिमर्जर हाल ही में हुई थी उसकी 4 एंटिटीज़ जिसकी लिस्टिंग अभी तक हुई नहीं है बट डेट आ चुका है, 15 जून को लिस्टिंग हो जाएगी। कहाँ होगी भाई? NSE में भी होगी और BSE में भी होगी। तो वेदांता के जो भी शेयर होल्डर थे उनको पता होना चाहिए कि 5 भाग में वेदांता टूट चुकी है। बट वेदांता की अगर आप एक शेयर को ओन कर रहे थे तो 4 अलग अलग एंटिटी के शेयर आपको मिलने वाले हैं, और सभी के एक शेयर मिलेंगे, यानी कि एक के बदले 4 शेयर कंपनी देगी और एक एक शेयर हर एंटिटी का होगा। तो बोल सकते हैं कि वेदांता का टोटल जो बिजनेस है उसका 5 इक्विटी आपके पास होने वाला है, मतलब 5 इक्विटी शेयर एक वेदांता का खुद का होगा, उसके अलावा बाकी 4 एंटिटी जो होगी उसका एक होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ को भी नोट कर लो। जो डेट जानना चाह रहे थे लिस्टिंग की, वो डेट ये है 15 जून को लिस्ट होने वाली है। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका न्यूज़ निकल के आ रहा है कुछ अलग। न्यूज़ ये है कि टाटा पावर हाल ही में एक हमें न्यूज़ देती हुई नज़र आई थी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ज़रिए, जिसमें मेंशन किया गया था कि टाटा पावर जो है वो एलोकेट कर रही है 62% कैपेक्स अपने ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये क्यों कर रही है भाई? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि टाटा पावर एक्सपेक्ट कर रही है जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, और जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी तो उसकी जो कूलिंग डिमांड है वो भी बढ़ने वाली है। तो इस वजह से शार्प इंक्रीज़ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन इंडिया ओवर द कमिंग ईयर्स। तो इस वजह से ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन में अपने टोटल कैपेक्स का 62% ये एलोकेट कर सकती है। पहले न्यूज़ पता है क्या हमें देखने को मिला था? 2030 तक ये कंपनी लगभग 1.25 लाख करोड़ का कैपेक्स करेगी। ठीक है, और उसमें जो वेटेज है सबसे ज़्यादा दिया गया था क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल को। टोटल वेटेज का 65%, यानी कि 8,12,500 करोड़, जिसको कंपनी यूटिलिटी में सोलर, विंड, पंप, हाइड्रो स्टोरेज ये सारी जगह यूज़ करती है बढ़ाने के लिए, और बाकी का 35% ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वेक्शनल में जाता। 4,000 नहीं, हाँ 43,700। लगता है दोनों में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर 81,000 होना चाहिए था तो 8,12,000 मेंशन कर दिया गया है, और यहाँ पर 43,000 होना चाहिए था तो 4,37,000 मेंशन कर दिया गया। चलो जो भी हो, कहने का मतलब यह है कि पहले इसमें 35% का ही वेटेज जा रहा था कैपेक्स का, और अभी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि 35 नहीं, ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन में तो 62% कैपेक्स जा रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि ये 62% 1-2 साल का है या फिर आने वाले सालों तक का लेकर है। अभी के हिसाब से अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनोगे तो डाटा सेंटर इंडिया में जो है वो प्रोजेक्टेड है कि 2026 में 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर सकता है। तो हो सकता है कि रिसेंट टाइम्स के लिए टोटल कैपेक्स का 62% ये वेट दे रही है ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन को, बट आने वाले कल में रिन्यूएबल को ही मेन प्रायोरिटी ये देती हुई नज़र आ जाए। कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। बाकी अभी टाटा पावर जो है 52 वीक हाई से 15% से ज़्यादा हमें नीचे देखने को मिल रही है। आने वाले अर्निंग्स कंपनी के थोड़े से अच्छे आ सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है। मुंद्रा प्लांट की भी शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी के अर्निंग्स को बेहतर कर सकती हैं, जो कि पिछले 1 साल में देखने को मिला नहीं है। अगर बेहतर हो गई तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी वो। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं टाटा पावर के लेटेस्ट बैलेंस शीट के बारे में, जहाँ पर अगर कंपनी के प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स को देखोगे तो एज इट इज़ अनचेंज है। FIS का होल्डिंग स्लाइटली अप हुआ है, DIS की होल्डिंग भी स्लाइटली हमें अप होती हुई दिखी है,
और पब्लिक के होल्डिंग पिछले क्वार्टर में भी रिड्यूस हुआ है, इस क्वार्टर में भी रिड्यूस हुआ है। तो यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डीआईएस दोनों ने अपने स्टेक्स इस कंपनी में इंक्रीज़ किया है इस क्वार्टर में, और डीआईएस ने तो पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया था। तो ये सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हो। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।